गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि प्रीवियसली आप बिहार पीसीएस का जो श्रृंखला शुरू की गई है उसके क्रम में आपने उसकी इंट्रोडक्टरी क्लासेस देखी, इसके साथ साथ आपने बिहार बजट को देखा। आज उसी क्रम में बिहार के इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं बिहार सर्वे को लेकर के। याद रखिए दोस्तों, आखिर सर्वे का मतलब क्या होता है। सर्वे हमेशा जो होता है कि बजट ईयर के एक पीछे वाले ईयर का यानी प्रीवियस ईयर के बारे में आकलन किया जाता है कि उस वर्ष इकोनॉमी में क्या क्या हलचल हुए, क्या उपलब्धियां रहीं, क्या कमियां रहीं। तो इसके माध्यम से क्या होता है कि वित्त मंत्री के द्वारा, चाहे वो सेंट्रल में या स्टेट में, क्या होता है कि एक रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है जिसके माध्यम से इकोनॉमी डेवलपमेंट के बारे में पता चलता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में हमें ज्ञान होता है। ठीक, तो दोस्तों इस बार का जो बिहार का जो इकोनॉमिक सर्वे जो पेश किया गया वो बजट के पहले ही पेश किया जाता है। ठीक, तो इसको माननीय सुशील मोदी जी ने इसको पेश किया बिहार विधानसभा में। ठीक, तो इस क्रम में आप देखोगे दोस्तों कि बिहार आर्थिक समीक्षा बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, यानी बिहार इकोनॉमिक सर्वे क्या है 2019-20 के बारे में, और इसमें जो डेटा होगा वो 2018-19 का डेटा होगा। इसके तहत आपको याद रखिएगा कि जितनी चीजें बोर्ड पे लिखी गई हैं उन चीजों को आप 2 से 3 बार अपने आप याद करने का प्रयास करोगे, समझने का प्रयास करोगे ज्यादातर की कंपैरिजन करके, तब जा करके आपके इसके क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। और ज्यादातर याद रखिएगा कि सर्वे और बजट का इम्पोर्टेंस केवल प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में नहीं है, इसका यूज मेंस में भी है और इंटरव्यू में इससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी आप सोच के देखो कि ये जो तीनों चीजें हैं, बजट हो गया, सर्वे हो गया, करंट अफेयर्स हो गए, इसका कहाँ कहाँ यूज है। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहली चीज देखिए कि 15वीं वित्त आयोग, याद रखिएगा पहली चीज तो क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वित्त आयोग का जो प्रोविजन दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो किस भाग में और किस अनुच्छेद में है, इसको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक, तो याद रखिएगा कि 15वें वित्त आयोग जिसके अध्यक्ष हैं मिस्टर एनके सिंह, ठीक, जो कि पहले ये राज्यसभा से मंत्री रह चुके हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। ठीक है, तो इनको बनाया गया है। तो इन्होंने पहली अपनी रिपोर्ट पेश की है 2020-21 के लिए, जो रिपोर्ट पेश की है तो सभी स्टेट्स के लिए कौन कौन से ग्रांट दिए जाएंगे, किस क्रम में दिए जाएंगे, उसका क्या आधार होना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने बताया। तो ये पूरा हम आधार नहीं बताएंगे, इसमें सिर्फ बिहार के रेफरेंस में इन्होंने क्या प्रोविजन किए हैं उसके बारे में हम इसकी चर्चा करेंगे। याद रखिए दोस्तों, 15वें वित्त आयोग 2020-21 की जो रिपोर्ट अगर देखी जाए तो कुल वितरणीय संसाधन कोष में बिहार का हिस्सा, याद रखिए बिहार का जो हिस्सा पहले हुआ करता था वो कितना था, वो 9.67% से बढ़ा करके 10.06% कर दिया गया है दोस्तों। यानी आप देख सकते हो कि इसमें एक बढ़ोतरी की गई। कितना बढ़ोतरी की गई है इसको आप डिवीजन इसका कर लीजिएगा, इसको घटा लीजिएगा, और घटा करके कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष में या पिछले वित्त आयोग का जो रिकमेंडेशन किया गया था उसके तुलना में नए वित्त आयोग में क्या क्या परिवर्तन किए गए। ठीक, तो ये आप देख लीजिएगा। इसके साथ साथ आप जीएसडीपी पे याद रखिएगा, ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्राइस यानी राज्य सकल घरेलू उत्पाद में ईयर 2018-19 में स्थिर मूल्य पे, याद रखिए दो मूल्य होते हैं, एक होता है स्थिर मूल्य, एक होता है वर्तमान मूल्य। स्थिर मूल्य क्या होता है दोस्तों, याद रखिए कि स्थिर मूल्य वो मूल्य होता है जिसके माध्यम से इकोनॉमी में 4 से 5 साल का एक समग्र रूप से डेटा देखा जाता है कि कब स्थिरता आई, एक तरीके से उसका हम क्या करते हैं एवरेज ले लेते हैं और इसके माध्यम से हम देखते हैं कि कितना डेवलपमेंट हुआ। ठीक, तो स्थिर मूल्य की हम बात करें तो स्थिर मूल्य बिहार की अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर कितनी थी, 10.53%, यानी 10.53% की वृद्धि स्थिर मूल्य पे थी। लेकिन अगर यही चीजें आप वर्तमान मूल्य पे देखोगे तो 15.01% है। ठीक, कि इन दोनों डेटाज को आप याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद से 2018-19 में प्रति व्यक्ति जीएसडीपी यानी राज्य सकल घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति कितना रहा, तो याद रखिए कि ये भी वर्तमान कीमत पे 47,541 और स्थिर कीमत पे 33,629। इन दोनों डेटा जो आपको बताए गए हैं इनमें आप खास चीज देखोगे कि स्थिर मूल्य पे जो परसेंटेज है वो कम है और वर्तमान मूल्य पे क्या है वो ज्यादा है। तो याद रखिए कि वर्तमान मूल्य पे जो गणना की जा रही है करंट ईयर के रेफरेंस में उसका बेस ईयर
जो भी निर्धारित किया जाता है, ठीक, जो एप्रोप्रिएटेड अथॉरिटीज होती हैं, ठीक, उसके माध्यम से, तो उस पे ये आकलन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद से जीएसबीएम है, ग्रास स्टेट वैल्यू एडिशन, इसको बोलेंगे, यानी मूल्यवर्धन बोल सकते हैं, में योगदान क्या है। तो ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, यानी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में कितना परसेंट का योगदान है। 21.3% जो है प्राथमिक क्षेत्र में है, जिसमें फसल का अगर हम बात करें 12.1% फसल क्षेत्र का योगदान है। इसके साथ साथ सेकेंडरी सेक्टर, यानी जिसको उद्योग धंधे या इससे रिलेटेड से आप इससे जोड़ते हो, तो लगभग 19.7% है। और टर्सरी सेक्टर की बात करेंगे तो 59% के आसपास है, 59% की। यानी इसमें भी एक ट्रेंडिंग आप देख रहे हो कि सेकेंडरी का परसेंटेज सबसे कम है, इसके बाद से जो है प्राइमरी का ज्यादा है, और फिर टर्सरी का। यानी एक ऑर्डर क्या होगा, टर्सरी, प्राइमरी और सेकेंडरी, इस क्रम में आप इसको याद रखिएगा। याद रखिए कि पेट्रोल खपत के आधार पर समृद्ध जिले, ये इकोनॉमिक सर्वे में एक नया कंसेप्ट इस बार दिया गया बिहार इकोनॉमिक सर्वे में, कि पेट्रोल की खपत के आधार पे जो है समृद्ध जिले कौन कौन से हैं। तो 3 जिले जो है पटना, मुजफ्फरपुर और गोपालगंज हैं। ठीक, इसको याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं। कोई जरूर नहीं है कि ये आपके बिहार लोक सेवा आयोग में पूछे जाए, क्योंकि जो सर्वे है और बजट है, ये बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्जामिनेशन होंगे उसमें पूछी जाने की पूरी संभावना है। ठीक, इसके साथ साथ प्रति व्यक्ति लघु बचत के आधार पर, लघु बचत जो होती है उसके आधार पर समृद्ध जिले कौन कौन से हैं, पटना है, सारण है और बक्सर है। ये तीनों जो है लघु बचत के आधार पे। इसके साथ साथ आप देखोगे कि ये जो है इंपॉर्टेंट डेटा है, इस डेटा को आप बार बार पढ़ने का प्रयास करिएगा, याद करने का, क्योंकि यहीं से क्या होता है कि क्वेश्चन में ट्विस्ट लाया जाता है। कैसे, याद रखिए, राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना परसेंट है, यानी वो है 2.68%, यानी इतना राजकोषीय घाटा है। राजकोषीय घाटा को अपने आप इकोनॉमी वाले सेक्शन से समझ लीजिएगा कि राजकोषीय घाटा क्या होता है। पहले वाले मैंने यूपी के बजट में या सेंट्रल बजट में इसको बखूबी बताया है, उस वहां से भी आप इसको देख सकते हो। राज्य अधिशेष, ठीक, में जीएसडीपी का कितना अंश है, 1.34% के आसपास है। लोक ऋण देनदारी, मतलब पब्लिक जो ऋण जो होते हैं, ठीक है, उसकी देनदारी सरकार के द्वारा कितना, 32.34% हो सकता है क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सके। ठीक, जीएसटी संग्रहण में एक बात करें, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जीएसटी संग्रहण में आईजीएसटी से प्राप्त, यानी इंटर स्टेट जो है जीएसटी से जो प्राप्त हिस्सा है वो कितना परसेंट है, 58% के आसपास बैठता है। इसके साथ साथ 2018-19 में अगर आप देखोगे राज्य बकाया देनदारी, राज्य बकाया देनदारी मतलब राज्य का अदर स्टेट्स में जो चीजें एक्सपोर्ट इंपोर्ट इकोनॉमी में जो चीजें प्रयोग की जाती हैं, या कुछ चीजें किसी स्टेट से हम मंगाए या किसी चीजों को हम एक्सपोर्ट किए स्टेट टू स्टेट या स्टेट टू इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसके केस में जो बकाया देनदारी है वो कितना बैठता है, वह 168921 करोड़ के आसपास बैठता है। जो पिछले वित्त वर्ष की बात करें या पिछले इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो उसके तुलना में 7.7% अधिक है। ठीक, मैंने यहाँ पे एरो अपर एरो लगा दिया है। याद रखिए 2018-19 में ही लोक ऋण अदायगी में गत वर्ष की तुलना में कितना परसेंट वृद्धि हुआ, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ये कितना, 55.4%। ठीक, इसके बाद से फसल सघनता की बात करें, क्रॉप इंटेंसिटी की बात करें, ठीक है, तो ये लगभग 144% के आसपास ये है। इसको एक वन लाइनर फैक्ट है, इसको आप ऐसे याद रखिएगा। इसके साथ साथ आप देखोगे दोस्तों कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, आपसे पूछा ही जा सके कि बिहार सरकार को 2 जनवरी 2020 में मक्का और गेहूं उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है। ये कृषि कर्मण पुरस्कार कौन देता है, भारत सरकार देती है। और भारत सरकार किसके रिकमेंडेशन पे देती है, कृषि मंत्रालय के रिकमेंडेशन पे देती है। याद रखिए कि ये लगभग पूरे ईयर में अलग अलग स्टेट्स को जैसा जिसका परफॉर्मेंस कृषि के क्षेत्र में रहा है वैसे दिया जाता है। जैसे कभी आपने देखा होगा कि एमपी को मिल जाता है, कभी यूपी को, कभी तेलंगाना को। तो इस बार का जो पुरस्कार है वो 2 जनवरी 2020 को मक्का और गेहूं के लिए किसको दिया गया, बिहार सरकार को दिया गया है। तो कभी कभी ये याद रखिएगा कि ये फसल पूछ लेगा किस फसल के लिए दिया गया है। दूसरी चीज, फसल
अवशेष प्रबंधन, यानी फसल के जो अवशेष रह जाते हैं मतलब कटाई के दौरान, उसके प्रबंधन के लिए जो यंत्र खरीदे जाएंगे। जैसे नॉर्मल हम बात करें गेहूं का जो कटाई होती है, आज के समय में कंबाइन का यूज का प्रचलन है, जिसके माध्यम से क्या होता है ऊपर 1 आध फीट जो है जमीन से ऊपर से ही फसल काट ली जाती है, जिससे क्या होता है कि उसके रेजिड्यू बच जाते हैं, जिससे बहुत समस्याएं देखने को आती हैं कहीं कहीं पे स्टेबल बर्निंग की, विशेषकर पंजाब वगैरह में, जिसके माध्यम से पॉल्यूशन फैलने का खतरा रहता है। तो इसके प्रबंधन के लिए जो है यंत्र जो खरीदे जाएंगे उस पर 80% सब्सिडी देगी बिहार सरकार। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा कितना % सब्सिडी देगी इसके प्रबंधन के लिए। क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन से बचाव के लिए जो है ये जरूरी है। दूसरी चीज क्या है कि चालू कृषि आधारित कारखाना वृद्धि, यानी चालू जो कृषि है, जो भी रनिंग फॉर्म में एग्रीकल्चरल एक्टिविटी चल रही होती हैं, तो उसके लिए कारखाना वृद्धि कितना 16.4% के आसपास ये मेंशन है, और संपूर्ण भारत में कितना है 3.3%। ठीक, अब एक और क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम मतलब प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में लक्षित लाभार्थी वृद्धि जो देखी जाए तो 17-18 में 2850 थे और 18-19 में 4348 हो गए, यानी यहाँ पे आप देख सकते हो कि 52% की वृद्धि हुई है इस 17-18 से 18-19 के दौरान। इसके साथ साथ श्रमिक सहभागिता दर, श्रमिक सहभागिता यानी वर्कफोर्स में किसकी कितनी सहभागिता है, तो पुरुषों की जहां तक हम बात करें तो वह 64% के आसपास है और महिलाओं की जब बात करें 3.9% के आसपास है। ये डेटा किसके रेफरेंस में है? बिहार के रेफरेंस में है। इसके साथ साथ अनियमित श्रमिक की बात करें दोस्तों, तो अनियमित श्रमिक जो है 32.1% के आसपास ये है। इसको आप ऐसे याद रखिएगा, अनियमित श्रमिक क्या है, इसको आप नॉर्मल बुक्स में आप पढ़े होंगे। इसके साथ साथ संपूर्ण भारत की हम बात करें तो अनियमित श्रमिक कितने हैं, 24.3% के आसपास ये है। याद रखिए कि पुरुषों को मैक्सिमम रोजगार बिहार में किस सेक्टर में मिलता है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आपके वन लाइनर में एसएससी वगैरह में पूछ दिया जाता है। ठीक, तो कौन कौन से वो क्षेत्र हैं, सबसे ज्यादा जो रोजगार प्राप्त करने वाला जो क्षेत्र है कृषि का है। ठीक, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो लगभग जो है सभी स्टेट्स में कृषि से रोजगार ज्यादा मिलेंगे। लेकिन कहीं कहीं पे ये एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, कहीं कहीं कुछ और भी सेक्टर्स हो सकते हैं। इसके साथ साथ वानिकी है, फिशरीज है, यानी फिशरीज को मत्स्य क्षेत्र बोलते हैं। ये लगभग पूरे वर्कफोर्स का कितना परसेंट, 44.6% के आसपास बैठता है। इसके साथ साथ राज्य में सड़क दुर्घटना में याद रखिएगा प्रमुख राज्यों में सबसे कम बिहार में ही सड़क दुर्घटना देखेगा और सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटना कहाँ पे आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेंगे। ठीक, तो ये चीजें आपने इसको देख ली। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब इसी क्रम में आप देखोगे कि प्रति लाख आबादी पर रेल मार्ग कितने हैं। ठीक, तो इसमें बिहार का जो रैंक है वो तीसरे रैंक पे आता है पूरे भारत में। इसके साथ साथ बिजली की अनुमानित चरम मांग मतलब स्टेट का अपना एक डिमांड है, जितनी बिजली वो प्रोड्यूस कर सकती है अदर स्टेट से क्या आती है उसको खरीदती है। ठीक, तो इसका याद रखिएगा 5139 मेगावाट की क्या है इसकी डिमांड है। ठीक है, और इसका कुछ अपना प्रोडक्शन भी होगा। याद रखिए कि राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 311 किलोवाट पर आवर है। ठीक, और इस पे क्वेश्चन 63rd बीपीएससी में पूछा जा चुका है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे सर्वे से भी क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं। अब इस क्रम में आप देखोगे कि 311 किलोवाट पर आवर है। अब इसके साथ साथ 2012 से 13 में 145 kWh ये था, और इन दोनों समय में आप देख सकते हो 2012-13 से लेकर के 2019-20 तक में ये लगभग 114% के आसपास बढ़ोतरी किया है। इसके साथ अगस्त 2018 से सतत जीविकोपार्जन योजना, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। 2018 अगस्त से क्या है सतत जीविकोपार्जन योजना, इसमें 3 ईयर में लगभग 840 करोड़ परिव्यय किया जाना है, यानी इतना खर्चा किया जाना है। और इसके लिए जो नोडल एजेंसी होगी वो जीविका होगी। कभी कभी आपको नोडल एजेंसी भी पूछा जा सकता है। इसके साथ राज्य में 1, 2, 3, 4 लाख व्यक्ति कार्य दिवस सृजित किए गए हैं, और कार्य दिवस जो सृजित किए जाते हैं किसके माध्यम से, मनरेगा के माध्यम से, या और भी एसोसिएटेड सेक्टर्स हैं जो ग्रामीण रोजगार देते हैं। तो उसमें याद रखिएगा
कि 32% के आसपास ये वृद्धि दिखाता है पिछले ईयर की तुलना में। अब 2012 से लेकर के 2018-19 तक प्रति व्यक्ति विकास व्यय में कितनी हुई है, वह है 14.2%। यानी इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डेटा, यानी 12 से लेकर के 19 तक के अगर डेटा आप देखें तो प्रति व्यक्ति जो विकास व्यय है 14.2% के आसपास बैठता है। इसके साथ ये राष्ट्रीय औसत अगर देखोगे आप तो 13.3% के आसपास आता है। यानी आप इसमें आप देख सकते हो कि ट्रेंडिंग ये जो है राष्ट्रीय औसत से जो है बिहार का प्रति व्यक्ति विकास व्यय ज्यादा है, यानी वहां पर डेवलपमेंटल कार्य इस समय ज्यादा हो रहे हैं। इसके साथ राज्य में शिक्षा व्यय की अगर हम बात करें तो 13.8% के आसपास है, जो ईयरली ग्रोथ कर रहा है। यानी शिक्षा के क्षेत्र में आप देख सकते हो कि जब मैं बजट का सेशन पढ़ा रहा था तो सबसे ज्यादा जो प्रोविजन किया गया है, बजट का एलोकेशन किया गया, वो शिक्षा के क्षेत्र में ही किया गया है। इसके साथ साथ जन्मकालीन जीवन संभाव्यता, जीवन संभाव्यता का मतलब क्या होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी जन्म के समय जो है कितना लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जीवन संभाव्यता है। तो उसके केस में देखोगे पुरुषों और महिलाओं के केस में नॉर्मली जो सामान्य जो डेटा आप देखते हो तो उसमें महिलाओं की जो संभाव्यता होती है ज्यादा होती है पुरुषों की तुलना में, ठीक। लेकिन यहाँ पे ठीक उल्टा है, पुरुषों का 69.2 ईयर है और महिलाओं का 68.6 ईयर है। ये क्या है कि डे बाय डे मतलब जिस हिसाब से सुविधाएं अच्छी हो रही हैं, हेल्थ सुविधाएं अच्छी हो रही हैं, ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा, उसी तरीके से संभाव्यता भी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। तो ओवरऑल हमने पूरे इकोनॉमी को इकोनॉमिक सर्वे को बताने का प्रयास किया। कुछ तथ्य छोड़े भी गए हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगते हैं, ठीक। हालांकि अगर आपको नहीं लग रहा हो कि वो छूट गया है तो उसको आप एक बार देख सकते हैं, मतलब इस सर्वे के माध्यम से ही। और इसमें जो भी क्वेश्चंस आपको अगर जो इसके माध्यम से छूट गए हों आप उसको पूछ सकते हैं, ठीक, और समझ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।